हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या विरोधाभास के बारे में। ध्यान से समझिएगा आप, ये क्या होता है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या विरोधाभास। कभी कभी हमें कुछ ऐसे यौगिक भी मिलते हैं जिनमें किसी एक तत्व की आक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। ठीक है, कभी कभी जो है कुछ ऐसे यौगिक भी मिलते हैं कि उस यौगिक में किसी एक तत्व की आक्सीकरण संख्या जो होती है वह भिन्नात्मक आती है, बटे में आती है। जैसे उदाहरण के रूप में C3O2। C3O2 में जहां कार्बन की आक्सीकरण संख्या जो है 4/3 है। अगला है Br3O8। इसमें जो है एक ब्रोमीन की आक्सीकरण संख्या जो है वह 16/3 है, तथा Na2S4O6 जहां सल्फर की आक्सीकरण संख्या 5/2 है। ठीक है, तो इन यौगिकों में एक तत्व की आक्सीकरण संख्या जो है वह भिन्नात्मक में आ रही है, बटे में आ रही है। हमें यह ज्ञात है कि भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि आक्सीकरण संख्या को भिन्न के रूप में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, स्थानांतरण आंशिक नहीं हो सकता है। ठीक है, भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन और स्थानांतरण जो है वह आंशिक नहीं हो सकता है। वास्तव में भिन्नात्मक आक्सीकरण अवस्था प्रेक्षित किए जा रहे तत्वों की आक्सीकरण संख्या का औसत है। ठीक है, जो भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या आ रही है वह प्रेक्षित किए जा रहे तत्व की आक्सीकरण संख्याओं का औसत है, तथा संरचना प्रांचलों से ज्ञात होता है कि वह तत्व जिसकी भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या होती है अलग अलग आक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में भिन्नात्मक आक्सीकरण अवस्था जो है वह प्रेक्षित किए जा रहे तत्व के आक्सीकरण संख्याओं का औसत होता है, तथा संरचना प्रांचलों से ज्ञात हो रहा है कि वह तत्व जिसकी भिन्नात्मक आक्सीकरण अवस्था होती है अलग अलग आक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है। जैसे पहला आपने देखा C3O2, उसके बाद Br3O8 और फिर S4O6 2-। स्पीशीज की अगर संरचना को देखा जाए ध्यान से, तो पहला हम देखते हैं कार्बन सबाक्साइड C3O2 के संरचना के बारे में। कार्बन सबाक्साइड C3O2 की संरचना यह है आपकी C3O2। इसमें आप कार्बन और कार्बन, यह दो कार्बन की आक्सीकरण संख्या +2 है, जबकि यह जो बीच वाला कार्बन है जिस पर स्टार लगा हुआ है इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। 3 कार्बन में सहभाजन हो रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन की आक्सीकरण संख्या +2 है और 1 कार्बन की आक्सीकरण संख्या 0 है। तो इस कार्बन की आक्सीकरण संख्या जो है वह 3 कार्बन के बीच में अगर सहभाजित किया जाए तो इसका 2 है, इसका 2 है, 4 हो गया, और यह तीसरा कार्बन है तो इसका दे देंगे आप 4/3। इस कार्बन की आक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक रूप में 4/3 देंगे। ठीक है, लेकिन यह स्वीकार्य नहीं है। अगला जो है आपका ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड Br3O8 की संरचना आप देखें, यह है आपका ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड जिसमें 8 ऑक्सीजन है, 3 ब्रोमीन है। इसकी आक्सीकरण संख्या आप देखें तो 3 ब्रोमीन जो है 2 ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +6 है
और एक ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। ठीक है, यह ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या अगर भिन्नात्मक रूप में देखा जाए तो इसका कितना देंगे, तो 6 6 12 12 4 16 16/3 16/3 देंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अगला जो है आपका S4O6 2- टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर आप देखें, इसमें सल्फर जो है की ऑक्सीकरण संख्या आप देखें +5 है, और इन दोनों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, तो औसत रूप में देखा जाए तो 5/2 ऑक्सीकरण संख्या जो है भिन्नात्मक रूप में आप दे सकते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या विरोधाभास के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि कभी कभी जो है कुछ तत्व ऐसे यौगिक भी मिलते हैं, कभी कभी हमें कुछ ऐसे यौगिक भी मिलते हैं जिनमें किसी एक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है, जैसे C3O2 जहाँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है, Br3O6 Br3O8 जहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या 16/3 है, तथा Na2S4O6 जहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 5/2 है। हमें यह ज्ञात है कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या स्वीकार नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन स्थानांतरण आंशिक नहीं हो सकता है। वास्तव में भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रेक्षित किए जा रहे तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का औसत होता है, तथा संरचना प्रांचलों से ज्ञात होता है कि वह तत्व जिसकी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है। जैसे C3O2 Br3O8 तथा S4O6 2- स्पीशीज की संरचनाएं निम्नलिखित परिस्थितियां में दिखती हैं। कार्बन सबऑक्साइड C3O2 की संरचना आप देख सकते हैं, जिसमें 2 कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 और यह कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 दिखाया गया है। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड Br3O8 की संरचना देखें आप, इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +6 और बीच वाले का +4 दिखाया गया है। अगला है आपका टेट्राथायोसायनेट S4O6 2-। इसकी संरचना में आप देखें तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +5 और बीच वालों को 0 दिखाई गई है। आगे देखें, प्रत्येक स्पीशीज के तारांकित परमाणु, जो स्टार वाले परमाणु जो हैं, प्रत्येक स्पीशीज के तारांकित परमाणु उसी तत्व के अन्य परमाणुओं से अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि कार्बन सबऑक्साइड C3O2 में 2 कार्बन परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा तीसरा 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और इसकी औसत संख्या 4/3 है। वास्तव में किनारे वाले दोनों कार्बनों की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और बीच वाले कार्बन की 0 है। इसी प्रकार Br3O8 में किनारे वाले दोनों प्रत्येक ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, तथा बीच वाले ब्रोमीन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। एक बार फिर औसत संख्या 16/3 वास्तविकता से दूर है। इसी प्रकार स्पीशीज S4O6 2- में किनारे वाले दोनों सल्फर +5 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा बीच वाले दोनों सल्फर परमाणु 0 दर्शाते हैं। चारों सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का औसत जो है 5/2 होगा, जबकि वास्तव में प्रत्येक सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +5 0 0 तथा +5 है। ठीक है, इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को हमें सावधानी से लेना चाहिए। भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को हमें सावधानी से लेना चाहिए, तथा वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या उसकी संरचना से ही प्रदर्शित होती है। ठीक है, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को हमें सावधानी से लेना चाहिए, तथा वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या जो है उसकी संरचना से ही प्रदर्शित होती है। इसके अतिरिक्त जब भी हमें किसी विशेष तत्व की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखे तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह केवल औसत ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, जब भी हमें किसी विशेष तत्व की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखे
तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह केवल औसत ऑक्सीकरण अवस्था है। वास्तव में इस स्पीशीज विशेष में एक से अधिक पूर्णांक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इस स्पीशीज विशेष में एक से अधिक पूर्णांक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो केवल संरचना द्वारा दर्शाई जा सकती है। Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4 कुछ अन्य ऐसे यौगिक हैं जो मिश्र ऑक्साइड हैं। ठीक है, Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4 कुछ अन्य ऐसे यौगिक हैं जो मिश्र ऑक्साइड हैं जिनमें प्रत्येक धातु की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। O2+ तथा O2- में भी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यह क्रमशः +1/2 तथा -1/2 है। ठीक है, तो O2+ तथा O2- में भी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है और यह होती है +1/2 तथा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या विरोधाभास के बारे में। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे यह आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है और क्यों। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्पीशीज जो है असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है और ऐसा क्यों होता है। पहला है आपका ClO-, फिर है ClO2-, ClO3- और लास्ट है ClO4-। इनमें से कौन सा स्पीशीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है और क्यों। उन सभी स्पीशीज की अभिक्रियाएं भी लिखी हैं जो असमानुपातन दर्शाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन के उपरोक्त ऑक्सीजन आयनों में, सब में क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन के उपरोक्त ऑक्सीजन आयनों में जो लास्ट वाला है ClO4-, यह असमानुपातन नहीं दर्शाता है। क्लोरीन के उपरोक्त ऑक्सीजन आयनों में यह जो ClO4- है यह असमानुपातन नहीं दर्शाता है क्योंकि इन ऑक्सो एनायनों में क्लोरीन अपने उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था में है। ClO4- ऑक्सो एनायनों में क्लोरीन जो है अपने उच्चतर, अपने अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 में है। शेष तीनों ऑक्सो एनायनों में असमानुपातन अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। ठीक है, तो जो ClO4- है वह असमानुपातन नहीं दर्शाता है क्योंकि इस ऑक्सो एनायन में क्लोरीन अपने उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 में है, जबकि शेष 3 ऑक्सो एनायनों में असमानुपातन अभिक्रिया होती है जो इस प्रकार है। ClO-, 2Cl-, ClO3-। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5 है। असमानुपातन देख सकते हैं आप। ClO2- में Cl- 2ClO3-। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, -1 है, +5 है। ठीक है, इसमें भी असमानुपातन है। ClO3- में Cl- 3ClO4-। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5, -1, +7। इसमें भी असमानुपातन आप देख सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित अपचयापचय अभिक्रिया को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन दिए गए हैं क, ख, ग, घ। इसको आपको वर्गीकृत करना है। इसमें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़े हैं कि अपचयापचय अभिक्रिया में कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में लिखना है। जैसे कि पहला है N2 गैस + O2 गैस, एरो 2NO गैस। ठीक है, तो यह जो अभिक्रिया क है इसमें यौगिक नाइट्रिक ऑक्साइड तत्वों के संयोजन द्वारा बन रहा है। यह जो यौगिक NO बन रहा है यह तत्वों के संयोजन से द्वारा, तत्वों के एडिशन के द्वारा बन रहा है। N2 और O2 आपस में ऐड हो रहे हैं जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। रिडॉक्स अभिक्रिया में आप संयोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, तो यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन है तत्वों के द्वारा, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा जो है ख, इसमें लेड नाइट्रेट है जो टूट रहा है लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अभिक्रिया ख में लेड नाइट्रेट 3 भागों में अवगठित हो जा रहा है। 3 भागों में अवगठित हो जा रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवगठन श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यह ख वाला जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अवगठन अभिक्रिया है। ग वाले में आप देख रहे हैं सोडियम हाइड्राइड है जो H2O से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना रहा है।
तो अभिक्रिया ग में जल में उपस्थित हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्राइड आयन द्वारा होने के फलस्वरूप डाईहाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन जो है सोडियम हाइड्राइड के कारण जो है विस्थापन होता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्राइड आयन द्वारा होने के फलस्वरूप डाईहाइड्रोजन गैस बनती है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो तीसरा वाला जो अभिक्रिया है यह आपका विस्थापन अभिक्रिया है। घ जो है, घ में आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और जल बना रहा है। ठीक है, तो घ में NO2 जो है यह +4 अवस्था में है और NO2- जो है यह जो बन रहा है यह +3 अवस्था में है और NO3- जो है यह +5 अवस्था में है। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। अतः यह असमानुपातन होता है। जो घ वाला है वह असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि अभिक्रिया क जो है, क का यौगिक जो है नाइट्रिक ऑक्साइड तत्वों के संयोजन द्वारा बनता है, अतः यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि अभिक्रिया ख में लेड नाइट्रेट जो है 3 भागों में अपघटित होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपघटन श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। अभिक्रिया ग में जल में उपस्थित हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्राइड आयन द्वारा होने के फलस्वरूप डाईहाइड्रोजन गैस बनती है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया घ में NO2 +4 अवस्था में NO2- +3 अवस्था और NO3- +5 अवस्था में असमानुपातन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया असमानुपातन अपचयोपचय अभिक्रिया है। ठीक है, अगला जो अभिक्रिया है आपका उदाहरण वह है कि निम्नलिखित अभिक्रिया अलग ढंग से क्यों होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, यह अलग ढंग से क्यों होती है यह आपको बताना है। पहला है Pb3O4 + 8HCl एरो 3PbCl2 + Cl2 + 4H2O। ठीक है, और तथा Pb3O4 + 4HNO3 बन रहा है 2PbNO3 twice + PbO2 + 2H2O। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो Pb3O4 है इसका 2 मोल PbO के और 1 मोल PbO2 का रस संयुग्मित मिश्रण है। ठीक है, वास्तव में Pb3O4 जो है 2 मोल PbO तथा 1 मोल PbO2 का रस समीकरणमितीय मिश्रण होता है। Pb3O4 जो होता है वास्तव में Pb3O4 जो है वह 2 मोल PbO तथा 1 मोल PbO2 का रस समीकरणमितीय मिश्रण है। PbO2 में लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। PbO2 में लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जबकि PbO में लेड की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ठीक है, PbO2 इस प्रकार ऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीकरण के रूप में की भांति अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए HCl के क्लोराइड आयन को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर सकता है। ठीक है, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि PbO जो है एक क्षारीय ऑक्साइड है। तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में Pb3O4 जो है वह 2 मोल PbO और 1 मोल PbO2 का रस समीकरणमितीय मिश्रण है। PbO2 में लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जबकि PbO में लेड की अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। PbO2 इस प्रकार ऑक्सीडेंट अर्थात ऑक्सीकरण के रूप की भांति कार्य करता है, ऑक्सीडेंट की भांति अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए HCl के क्लोराइड आयन को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि PbO जो है एक क्षारीय ऑक्साइड है, इसलिए अभिक्रिया Pb3O4 + 8HCl एरो 3PbCl2 + Cl2 + 4H2O को 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 2PbO + 4HCl 2PbCl2 + 2H2O। अम्ल क्षार अभिक्रिया के रूप में PbO2 + 4HCl एरो PbCl2 Cl2 + 2H2O अपचयोपचय अभिक्रिया के रूप में रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में। ठीक है, इसमें +4 से +2 हो जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अपचयन हो रहा है। -1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, चूंकि HNO3 जो है, चूंकि HNO3 स्वयं एक ऑक्सीकारक है, अतः PbO3 तथा HNO3 के बीच
होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया जो होगी वो ये होगी 2PbO + 4HNO3 एरो 2PbNO3 ट्वाइस + 2H2O। इस अभिक्रिया में PbO2 की HNO3 के प्रति निष्क्रियता जो है वह Cl से होने वाली अभिक्रिया से अलग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आप पढ़ रहे थे भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या विरोधाभास के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।